अभी ये नासिर भाई काफी दुखी थे, कह रहे थे रेल मंत्री बन जाते हैं मोदी जी। अरे मोदी जी विदेश मंत्री बन जाते हैं, शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, सांस्कृतिक मंत्री बन जाते हैं, विज्ञान मंत्री बन जाते हैं। मोदी जी के अंदर बहुत कला है। लेने होंगे ताकि वो हो, लागू हो। किसी के हैप्पी जर्नी करने से किसी की जर्नी हैप्पी नहीं होती। तो लालू जी इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, लोकल वालों को देने के लिए सरकार के द्वारा लगातार हम प्रयास कर रही है। 12 मार्च 2025 संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन। सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले बात राज्यसभा की। राज्यसभा में उपसभापति ने बताया कि उन्हें प्रमोद तिवारी, संजय सिंह जैसे नेताओं की तरफ से स्थगन प्रस्ताव के 9 नोटिस मिले हैं, जिसमें सदस्य वोटर लिस्ट में हुई धांधली के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन चेयर की ओर से किसी भी नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया। इस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि वोटर लिस्ट गलत थी, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये मुद्दे दूसरे नोटिस में भी कवर हो रहे हैं। सुनिए क्या हुआ। Members have already given notices on similar issues under other parliamentary devices which are likely to be discussed in due course. Please. आपको सर, लोकतंत्र की आत्मा सिर्फ चुनाव होना नहीं, बल्कि चुनाव निष्पक्ष होता हुआ दिखना भी जरूरी है। ये हमारी संविधान की मंशा है। आप कृपापूर्वक वहाँ बैठे हैं निर्वाचन के माध्यम से, हम सब यहाँ बैठे हैं निर्वाचन के माध्यम से, और इसके पीछे पवित्र उद्देश्य है कि जन भावना यहाँ तक पहुँचे। परंतु मैं तो बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन बोले नहीं, मैंने अभी तक तो बोले नहीं हो गया आपकी बात नहीं। अभी कहाँ, अभी तो मैंने शुरू अच्छा 1 मिनट दे दिए, 1 मिनट। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे नेता ने जो सवाल उठाया है, जिस तरह 48 लाख वोट बढ़ाए गए, एक एपिक नंबर पे कई वोट डाले गए, वो पूरी तरह आत्मा को दूषित करता है, लोकतंत्र को दूषित करता है। संजय जी, no, nothing is going on record now. I have already disallowed all this. Please, no. Now, प्रमोद तिवारी के बयान के बाद डेरेक ओब्रायन ने स्पीकर से चर्चा को जोर देते हुए कहा कि आप समय नहीं दे रहे हैं तो अगले हफ्ते के लिए समय तय करिए ताकि धांधली की बात सामने आ सके। सुनिए उन्होंने क्या कहा। I've already explained the reasons. डेरेक जी, सर, आपका जन्मदिन है इसलिए आप समझ सकते हैं। नहीं, हाँ। सुन लीजिए सर, हाँ। जन्मदिन आज नहीं है, अगले दिन है, इसलिए आज भी इसको हम लोगों ने किया। जन्मदिन से और इम्पोर्टेंट परसों होली खेलना है सर। बताइए। हाँ सर, no one is questioning your ruling. No one is questioning your ruling, but there are enough precedents to suggest that when 267 notices are given on important subjects, like we have given on the duplication of epic voter cards, they're all 3 minutes. 3 minutes are allowed. Accepted. 1 minute, sir. Yes. 1 minute. Yes. 1 minute, sir. Yes. Even if you do not allow us today, there are at least 7 or 8 opposition parties. 1 minute, let me finish. Please. In that spirit, sir, why don't you take up a discussion on 176 next week? Let's have an open discussion on this subject. Thank you. We are being very reasonable. Thank you. We are being very. You take up a subject on epic. We'll sit down and discuss. We are not here, sir. We are not here to. Already spoken. Sir, 1 minute. I'm making a positive suggestion. Yes, you have already We are made it. not here to disrupt the House. We request you. We request the government. Next week, let us have a discussion on this very important issue of duplicate voters, sir. Thank you. माननीय सदस्यगण, मैं आपको सूचना के लिए स्पष्ट करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, फ्रॉम द डे फर्स्ट जब ये नोटिस आई, उस दिन भी अदर जो मीडियम्स हैं इस इशू को डिस्कस करने के लिए एक्सेप्ट हुआ था। माननीय डेरेक ओब्रायन जी, आपका ही एक्सेप्ट हुआ था, पर आपने उसको अवेल नहीं किया। आज भी था। यस, इट इज देयर, इट्स ऑन रिकॉर्ड। प्लीज
आई गॉट योर पॉइंट। पर यही इशू जो डिबेट्स के अदर इंस्ट्रूमेंट है उसमें एक्सेप्ट हुआ था, फर्स्ट डे हुआ था, कल हुआ था, आज भी है। प्लीज ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज ऑनरेबल मेंबर्स। इसके बाद राज्यसभा में शून्यकाल शुरू हुआ और फिर प्रश्नकाल हुआ, जिसमें कांग्रेस के सांसद नीरज डांगी ने नीट एग्जाम के पेपर लीक स्कैम पर सवाल पूछा। जरा सुनिए उन्होंने क्या सवाल किया। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के अंदर बोनस अंकों का प्रावधान कैसे है, यह संगठन के घोटाले को भी स्पष्ट करता है। धन्यवाद। भविष्य में ऐसी भविष्य में ऐसी समस्याओं और अनियमितताओं को दोबारा होने से रोकने के लिए एनटीए ने क्या कदम उठाए हैं और सरकार द्वारा एनटीए को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। धन्यवाद सर। इस सवाल का सुकांत मजूमदार ने जवाब दिया। जरा सुनिए वो क्या बोले नीट पेपर लीक को लेकर। उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि नीट और जेईई मेन अलग किस्म की क्वेश्चन होती है, अलग पद्धति है, स्वाभाविक है। एक में आप इंजीनियर ढूंढ रहे, एक में डॉक्टर ढूंढ रहे, तो अलग ही होगा, दोनों का स्टाइल अलग होना है। दूसरी बात है कि बार बार माननीय सदस्य की तरफ से ये कोशिश किया गया कि लीक हुआ है, ऐसा कुछ बार बार गड़बड़ी हुई है। लेकिन जो कोर्ट की अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें, जो मैं हमारी तरफ से माननीय सदस्य को बताया भी गया है कि मैं कोर्ट कर रहा हूं, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो रीट पिटीशन हुआ था 335/2024 पैरा नंबर 84 में अगर हम देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है, हेंस sufficient material is not on record at present which indicates a systemic leak or systemic malpractice of other forms। तो मैं थोड़ी सी पोर्शन कोट कर रहा हूं, और उसके बावजूद हमारी सरकार में जब से ये प्राप्त हुआ रिपोर्ट, हमने सीबीआई इंक्वायरी दे दी। डॉक्टर राधाकृष्णन के नेतृत्व में कमेटी बन चुकी है, जो कमेटी अपना रिकमेंडेशन बहुत लगातार उन्होंने 23 दिनों से लोगों के साथ सलाह की, डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात की। यहाँ पे हमारे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर थम्बी दुराई जी है, वो भी उसमें पार्टिसिपेट किए। स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया और उसके बाद केंद्र सरकार को उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया है, बहुत सारे रिकमेंडेशन हमारी सरकार ने, हमारी मंत्रालय ने उसको लागू भी कर दिया है। जैसे मैं 1-2 रिकमेंडेशन बता सकता हूँ कि उसमें हमने डायरेक्टर लेवल में 16 पोस्ट की वहाँ पे नई पोस्ट इंक्लूड किया गया, उसमें से डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर 8-8 करके उसमें नए पोस्ट क्रिएट किए गए, उसमें नियुक्ति भी शुरू हो गई है। तो इस तरीके से हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि स्वच्छ व्यवस्था से एग्ज़ाम हो, और हम पूरी इसमें विश्वास रख सकते हैं, पूरी देश विश्वास रख सकते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम कोई भी मैल प्रैक्टिस अलाउ नहीं करेंगे। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे को लेकर और भी सवाल जवाब हुए। सुनिए ये पूरा वाक्य क्या था। सेकंड सप्लीमेंट्री, माननीय नीरज जी ब्रीफली सप्लीमेंट्री। मैं तो बहुत ऐसे ज्वलंत मुद्दे को उठा रहा हूं जिस पे पूरे देश के छात्रों का भविष्य निर्भर कर रहा है। सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ी बात है। सवाल पूछिए। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न है, क्या सरकार मानती है कि जिस परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुआ उसकी पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी वहां के परीक्षा प्रभारी और अन्य संबंधित अधिकारियों की थी? यदि हां, तो क्या अब तक कितने अधिकारियों के खिलाफ निलंबन या कानूनी कार्रवाई की गई है? और क्या सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों की निगरानी को और अधिक कठोर बनाने पर विचार कर रही है? धन्यवाद। उपसभापति महोदय कि आज मैं पहले बता चुका हूं कि इस पर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, और सीबीआई इंक्वायरी के साथ साथ उन्होंने 5 चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है, और जिसमें ऐसे 45 एक्यूज्ड इन नीट यूजी पेपर ऐसे स्टूडेंट पाए गए हैं, और जिसके खिलाफ जो कार्रवाई करने की जिन्होंने ऐसी इंस्टेंसेस पाए गए हैं जिन्होंने शायद मैल प्रैक्टिस करने की कोशिश की है, और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। लेकिन आदरणीय उपसभापति महोदय, बार बार ऐसे कोशिश किया जा रहा है कि क्वेश्चन, जैसे मैंने महामहिम सुप्रीम कोर्ट का भार्डिक्ट को कोट किया, लेकिन ऐसे कोशिश किया जा रहा है कि लीक हुआ है। थोड़ा इतिहास भी देख ले, हम देख ले इतिहास में क्या हुआ था।
अगर आए एम्स पीजी, तब पीजी एम्स का एग्जाम होता था। 2006 में इंसिडेंट पेपर लीक और मैल प्रैक्टिस रिपोर्ट किया गया। ICAI 2007, सुनिए ना, अरे अगर नहीं सुनेंगे तो कैसे पता चलेगा। 2007 में कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT बोला जाता है, क्वेश्चन लीक हुआ था। क्लैट 2009, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2009 was postponed due to the suspected question paper leak। ये बहुत सारे इंस्टेंसेस है, मैं बोलता चला जाऊंगा तो इतना बड़ा लंबा लिस्ट है, तो मैं बोलना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल, बट हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि जो भी ऐसे छिटपिट घटना अगर घटती है, नीट एग्जाम में भी जितने भी 2-4 केसेस ऐसे हमारे सामने आए हैं, हमारी सरकार उसमें व्यवस्था ली है और CBI इंक्वायरी कर रही है। ऑलरेडी 5 चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। तिरुचि शिवाजी। इसके बाद राज्यसभा में रेलवे मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू हुई, जिस पर TMC सांसद डोला सेन ने मंत्रालय को घेरा। वहीं RJD के सांसद संजय यादव ने भी रेल मंत्रालय को घेरा और कहा कि रेल मंत्रालय का सफर हिंदी की जगह इंग्लिश वाला सफर बन गया है। सांसद ने रेल हादसों और कुंभ के दौरान दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ का मुद्दा उठाया और PM मोदी को भी घेरते हुए कहा कि एक एडवर्टाइजमेंट लगा दीजिए और लिख दीजिए फलाना है तो मुमकिन है। सुनिए वो क्या बोले। महोदय, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, किसी भी जो रेल से यात्री उतरता है उससे आप पूछ लीजिए कि आपका सफ़र कैसा रहा, आपकी यात्रा कैसी रही, तो वो बताएगा कि बिल्कुल खराब। पूछेंगे भाई क्यों खराब है, वो कहेगा कि रेल में इतनी गंदगी थी कि शौचालय जाने का मन नहीं करता, वॉशरूम में इतनी गंदगी थी। और उसी जगह उसी प्लेटफॉर्म पे शांत होकर सुने, बहस का मत। उसी प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा सा विज्ञापन रहता है जिस पर लिखा रहता है स्वच्छ भारत। शांत होकर सुने। जब सरकार एक ट्रेन की 8-10 बोगियों को स्वच्छ नहीं रख पाती, होता है कि लोग अपने उन सुझाव 8-10 बोगियों में साफ सफाई नहीं रख पाती, तो किसी शहर और देश को तो स्वच्छ रखने की बात ही छोड़ दीजिए। मौका है बोलिएगा ना महोदय, अपना मौका है तो बोलिएगा। उप सभापति महोदय, जो रेल का सफर है ना, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रेल का सफर, एक्चुअली इन्होंने उसको इंग्लिश वाला सफर बना दिया है, SUFFER। वो रेल का सफर नहीं रह गया है। और जैसे मैंने कहा कि ये आंकड़े हैं मौतों को, तो हम तो सरकार से कहेंगे कि इन दुर्घटनाओं और मौतों का आंकड़ों का भी एक आप विज्ञापन लगा दीजिए और एक टैगलाइन लिख दीजिए कि फलाना है तो मुमकिन है। सांसद के इतना बोलते ही केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह उठे और लालू यादव को घेरने लगे। उन्होंने कहा कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब इतनी ओवरलोडिंग हुई कि ट्रैक का लाइफ घट गया है। सुनिए जरा वो क्या बोले। इनको शायद पता नहीं है कि लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे तो रेलवे में इतना ओवरलोडिंग करवाए कि ट्रैक का लाइफ घट गया और यात्रियों के सिक्योरिटी के साथ समझौता किया। ये काम ये कर रहे हैं, इसको बोलने नहीं रहे। इसका अब जब इनको माननीय संजय जी का महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, पॉइंट संजय जी को दे दीजिए ना। मंत्री के इतना बोलते ही संसद में हंगामा शुरू हो गया और RJD के सांसद मनोज झा मंत्री पर भड़क पड़े। फिर स्पीकर ने उन्हें समझाया। देखिए क्या हुआ। 30 सेकंड का मौका दे माननीय उपसभापति महोदय। क्या कह रहे हैं आप बताइए। मेरा मूलतः ये कहना है, सार्थक बहस हो रही हो तो इस प्रकार का हस्तक्षेप असंसदीय है, परंपराओं का निर्माण नहीं होता है। कोई भी सदस्य उठ के खड़ा होकर के, मंत्री क्यों ना हो, अगर ऐसा करेंगे तो डिरेलमेंट हम भी करेंगे। एक मिनट देखिए, मैं ऐसा है मनोज जी, एक बार सर नीरज सर, मनोज जी, मैंने इसमें जो नियम है, नियम ये है कि अगर मेंबर यील्ड करता जो बोल रहा है तभी वो बोलेगा। मैंने उनसे पूछा, यील्ड करके मतलब बैठ गए, तब उनको अनुमति मिली। तो इसलिए जो है, इसलिए पहले मैंने पूछा नियम के अनुसार। ये सब यहीं तक नहीं रुका। संजय यादव फिर बोलने उठे और जब बोल रहे थे तब मनोज झा मंत्री को बैठ जा करके बोलने लगे
और भड़क उठे। इस दौरान संजय यादव लालू की बात कर रहे थे और मनोज झा अपनी सीट पर बैठकर मंत्री को इशारा करते हुए बैठ जा करके भड़क रहे थे और संसद का माहौल ये देखकर गर्मा गया। देखिए जरा। और निर्णय ऐसे लेने होंगे ताकि वो हो, लागू हो। किसी के हैप्पी जर्नी करने से किसी की जर्नी हैप्पी नहीं होती। तो लालू जी ने जो इस देश के रेलवे को दिया है, कोई रेल मंत्री नहीं दे पाया है 2005 के बाद से। लालू जी से पहले भी बिहार के रेल मंत्री थे, उनको इतिहास के फुटनोट में भी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन लालू जी ने जो दिया है वो कोई नहीं कर पाया। उन्होंने बिहार को 3 कारखाने दिए, किस रेल मंत्री ने दिया? बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महोदय। इसके अलावा आप सांसद संजय सिंह भी रेल मंत्रालय पर खूब भड़के। संजय सिंह ने कहा कि पीएम ने कहा था कि बुलेट ट्रेन चलेगी, लेकिन यहाँ लोगों को जानवरों की तरह ट्रेन में भेजा जा रहा है। महाकुंभ के दौरान एसी डिब्बों को तोड़ कर लोग अंदर घुस रहे थे। कभी एक्सीडेंट में लोग मर रहे थे, कभी दिल्ली के अंदर भगदड़ में, लेकिन मंत्री जी को कुछ पता ही नहीं है। इनके कर्मचारी इनको कुछ नहीं बताते और खूब खरीखोटी सुनाने के बाद आखिर में पीएम को घेरते हुए संजय सिंह बोले कि पीएम मोदी जी विदेश मंत्री बन जाते, शिक्षा मंत्री बन जाते, सारा मंत्रालय मोदी जी अकेले चला रहे हैं। बुलेट ट्रेन, प्रधानमंत्री जी ने कहा था बुलेट ट्रेन चलेगी मुंबई से अहमदाबाद तक। बुलेट ट्रेन चला रहे हैं ये लोग। बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, जानवरों की तरह इंसान को रेलवे के अंदर ले जाया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक। शर्म आती है, वो दृश्य देख के शर्म आता है मान्यवर। जब हमने देखा कुंभ के मेले के अंदर ट्रेन के डिब्बों को तोड़ने का दृश्य देखा, एसी डिब्बों को तोड़ के लोग अंदर घुस रहे थे, जानवरों की तरह लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे थे। आम इंसान की जिंदगी में सिर्फ मरना लिखा हुआ है। कभी रेलवे के ट्रैक पे मरना है, कभी एक ट्रैक पे 2 ट्रेनें चल रही हैं, टकराना है, एक्सीडेंट में मरना है, तो कभी दिल्ली के अंदर भगदड़ में लोगों की जान चली जाती है। आम इंसान की जिंदगी में मरना लिखा हुआ है। और रेलवे के कर्मचारी, गैंग्समैन मेरे पास आए थे मिलने के लिए। सर, उन लोगों का यह कहना था रेलवे ट्रैक पे काम करते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें भी उनकी जान जाती है। यह हालत हो गई है रेलवे की आज। और रेलवे के बारे में सीएजी की एक बहुत गंभीर रिपोर्ट है। माननीय मंत्री जी यहां पे बैठे, और मैं दिल से कहना चाहता हूं, कोई यहां पे बैठे इसलिए नहीं कह रहा हूं, जब ये मंत्री बने पूरे देश को उम्मीद थी कि रेलवे के अंदर क्रांतिकारी बदलाव आएगा। यह उम्मीद थी कि एक तकनीक के जानकार, एक पढ़े लिखे, एक शिक्षित योग्य मंत्री बने देश के अंदर, वो बदलाव लेके आएंगे। लेकिन रोज एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट। जितना ट्रेन की पटरी पे ट्रेन नहीं चलती, उससे ज्यादा ट्रेन के बाहर, पटरी के बाहर ट्रेनें चल रही हैं। ये अव्यवस्था का आलम है कि यहां भगदड़ से लोगों की मौत हो गई, मंत्री जी को पता तक नहीं था। इसका मतलब इनके कर्मचारी, इनके अधिकारी इनको बताते भी नहीं कि इतना बड़ा हादसा हो गया। इसी दिल्ली में लोगों की मौत हुई। सर, मैं सीएजी की रिपोर्ट एक आई रेलवे के बारे में, जो आपने रोक रखी है, जिसके कारण आज संवेदनशील जगहों पे एम्प्लॉय नहीं है, कर्मचारी नहीं है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो कब रुकेंगी? और रेल की पटरियों को ठीक करने का काम, जिस पे आप 180 किलोमीटर, 160 किलोमीटर की स्पीड की ट्रेनें चला रहे हैं, वो रेलवे की पटरियां कब ठीक होंगी मान्यवर? ये सरकार ही पटरी से उतर गई है। इस सरकार के, और अभी ये नासिर भाई काफी दुखी थे, कह रहे थे रेल मंत्री बन जाते हैं मोदी जी। अरे मोदी जी विदेश मंत्री बन जाते हैं, शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, सांस्कृतिक मंत्री बन जाते हैं, विज्ञान मंत्री बन जाते हैं। मोदी जी के अंदर बहुत कला है, खेल मंत्री बन जाते हैं। सारा मंत्रालय अकेले मोदी जी चला रहे हैं, इसलिए इस पे नाराज नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। संजय सिंह के बयान के बाद थोड़ी देर बाद राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा के प्रश्नकाल में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या गुजरात के खड़वा में लगाए जा रहे एनर्जी प्लांट के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रोटोकॉल में कोई ढील दी गई है। पहले आप इनका पूरा सवाल सुन लीजिए।
मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, सामरिक सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा में समन्वय बनाना बहुत जरूरी है। खावड़ा में एक बहुत बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी की फैसिलिटी लग रही है। वो जो फैसिलिटी है वो भारत पाकिस्तान की जो सरहद है उसके 1 किलोमीटर तक जाएगी। अब जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रोटोकॉल है वो ये कहते हैं कि बॉर्डर के 10 किलोमीटर तक कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नहीं लग सकता। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, क्या ये जो खावड़ा में प्रोजेक्ट लग रहा है इसको लगाने के लिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रोटोकॉल हैं उनको रिलैक्स किया गया है? और दूसरा, भारत सरकार ने इस रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को, जो एक मिक्स्ड रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है, उसमें विंड भी है, सोलर भी है, बाकी चीजें भी है, कितनी रियायत भारत सरकार की तरफ से दी गई? मनीष तिवारी के इस सवाल पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया। माननीय मंत्री जी। सर, हम ये चाहते हैं कि देश में रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो। उसके लिए हमने खावड़ा का भी, जिन्होंने ऐसे तो प्रश्न तो इसके संबंधित नहीं है, अनरिलेटेड है, फिर भी मैं इनको कहना चाहता हूं, जब भी प्रोजेक्ट का अनुमोदन देते हैं, राज्य, केंद्र और बाकी लोकल जो संबंधित जो भी अनुमति लेना है, क्लियरेंसेस लेना है। लेकिन विपक्ष के सांसदों को मंत्री का ये जवाब टालम टोली लगा। विपक्ष के सांसदों ने मंत्री का जवाब सुनते ही हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी और सरकार पर अडानी के इशारों पर नाचने का आरोप लगाया। मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, सामरिक सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा में समन्वय बनाना बहुत जरूरी है। खावड़ा में एक बहुत बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी की फैसिलिटी लग रही है। वो जो फैसिलिटी है वो भारत पाकिस्तान की जो सरहद है उसके 1 किलोमीटर तक जाएगी। अब जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रोटोकॉल है वो ये कहते हैं कि बॉर्डर के 10 किलोमीटर तक कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नहीं लग सकता। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, क्या ये जो खावड़ा में प्रोजेक्ट लग रहा है इसको लगाने के लिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रोटोकॉल हैं उनको रिलैक्स किया गया है? और दूसरा, भारत सरकार ने इस रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को, जो एक मिक्स्ड रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है, उसमें विंड भी है, सोलर भी है, बाकी चीजें भी है, कितनी रियायत भारत सरकार की तरफ से दी गई? विपक्ष यहां तक नहीं रुका। विपक्षी सांसद जोर जोर से नारे लगाते हुए स्पीकर की सीट तक पहुंच गए। लेकिन जब स्पीकर ओम बिरला ने नारेबाजी को तवज्जो नहीं दी तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। देखिए। क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 185 श्री विप्लव कुमार देव। प्रश्नकाल के थोड़ी देर बाद शून्यकाल शुरू हुआ। शून्यकाल के दौरान गोरखपुर में IIM बनाने का मुद्दा उठा। जी हां, बीजेपी सांसद रवि किशन ने गोरखपुर में IIM की मांग करते हुए कहा कि वहां के छात्रों को इससे बहुत मदद मिलेगी और उन्हें घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। सुनिए जरा उनकी गुहार। माननीय सदस्य श्री रविंद्र शुक्ला जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। शून्यकाल के अधीन मेरे संसदीय क्षेत्र निर्वाचन गोरखपुर से संबंधित एक लोक महत्व के मामले को उठाने की आपने अनुमति दी, आपका हृदय से आभार।
गोरखपुर गोरक्षनाथ की धरती, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का सबसे बड़ा महानगर। गोरखपुर शिक्षा, व्यापार, पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, प्रधानमंत्री जी द्वारा वहां एम्स दिए हैं। फर्टिलाइजर खाद का केंद्र है। 4 यूनिवर्सिटी है। बच्चे हमारे बड़े मेधावी। पूर्वांचल के बिहार के लगभग महोदया 20 जिले अपने विभिन्न जरूरतों के लिए गोरखपुर पर निर्भर रहते हैं। यहाँ रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है और यहाँ एयरपोर्ट भी है। गोरखपुर उसके आसपास के जिले के क्षेत्र बड़ा मेधावी, बड़ा लड़का बच्चा लोगन के पढ़े के बाद अपने जीवन में आगे बा कहें कि उन लोगन का रिजल्ट बहुत टॉपर्स होते हैं। उसके आसपास उनके अपार संभावनाएं उकरा में, लेकिन गोरखपुर प्रबंधन संस्थान ना होके के कारण उन लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है, अपने परिवार से दूर। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर, दलित और वंचित वर्ग के निषाद समाज, काफी बड़ा समाज है हमारे यहाँ। उनके बच्चे भी बड़े अच्छे पढ़ते हैं, टॉपर्स हैं, और छात्र संसाधनों की कमी के कारण उनके सपनों को उन लोगों को छोड़ना पड़ता है। ये बड़ा दुखद बात बाटे। गोरखपुर में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना हो जाने से उन लोगों का जीवन बन जाए, वो लोग बहुत आगे जाएंगे। छात्र छात्राओं को अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। गोरखपुर एक नजीर पेश कर रहा है पूरे पूर्वांचल में और भारत में। फिल्मों की बहुत सारी शूटिंग भी होती है, रोजगार का भी माध्यम है, जिससे वहां के मैं अगर IIM आने से चहुमुखी विकास होगा। और मैं चाहता हूं राज्य सरकार पूरी तरह से महोदया जितनी सहायता चाहिए उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। अंततः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि गोरखपुर में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना करने की दिशा में तत्काल निर्णय लेकर इस क्षेत्र के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण योगदान देने की कृपा करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। लोकसभा में और कोई बहुत बड़ी बातचीत नहीं हुई। सदन ठीक ठाक चलता रहा। फिर 1:15 पर सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे फिर से लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। I rise to move that the Oil Fields Regulation and Development Amendment Bill 2024, further to amend the Oil Fields Regulation and Development Act 1948 as passed by the Rajya Sabha, be taken into consideration. बता दें ये विधेयक राज्यसभा से पहले ही पारित हो चुका है और अब आज इसे लोकसभा में पेश किया गया था, जहां से भी इसे पारित कर दिया गया है। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई भी सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। आपको बता दें होली की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया है और उसके बाद शनिवार और रविवार है। इसलिए हम अपना अगला संसद रिपोर्ट का एपिसोड आपके लिए लेकर आएंगे अगले सोमवार को। तब तक के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।